फाइल द आरटीआई एप्लीकेशन। सीपीआईओ या एसपीआईओ है सेंट्रल के या स्टेट के लोक सूचना अधिकारी, तो सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव्स एंड रिस्पॉन्स। इसमें विधि के अनुसार इनको अधिकार दिया गया है। तो पत्रकारों को लिखने के लिए कोई भी प्रॉपर चैनल का रूल नहीं है। कोई भी पीआईओ डायरेक्टली पत्रकारों को, वकीलों को एड्रेस कर सकता है, पब्लिक को भी कर सकता है। पहले एक्सटर्नल कम्युनिकेशन केवल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कर सकता था, तो कोई भी पीआईओ जो है वो सीधे पत्रकारों को, वकीलों को या किसी को भी सूचना दे सकता है। First appellate authority, senior officer who hears first appeals. Central Information Commission hears second appeals for central government matters. State Information Commission, SIC hears second appeal for state government matters. Public authority जो है ये सरकारी विभाग को पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। सो गवर्नमेंट बॉडी होल्डिंग द इंफॉर्मेशन। और थर्ड पार्टी, पर्सन हुज इंफॉर्मेशन इज बीइंग सॉट, जिसके बारे में सूचना मांगी गई वो यदि तृतीय व्यक्ति है तो उसको थर्ड पार्टी या तृतीय पक्ष कहा जाता है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि फ्रीडम ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पब्लिक अथॉरिटी नॉट द सिटीजन टू जस्टिफाई विथ होल्डिंग। क्यों चाहिए ये कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पत्रकारों के लिए, क्योंकि क्या कारण है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मना करता है उसको बताना पड़ेगा कि वो किस धारा में मना कर रहा है, सेक्शन 8, 9 वगैरह वो क्लॉज भी बताने पड़ते हैं। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। अब आरटीआई से क्या क्या चेंजेस हुए पिछले 20 साल में, तो ये हम देखेंगे। इसके जो 6 पिलर्स है, पहला है कि प्राइमरी सोर्स एक्सेस। पहले ये होता था कि सोर्स कहाँ से वो सूचना मिली, तो ये जैसे कि पुलिस के सोर्स होते हैं, उस तरह से पत्रकारों के भी सोर्स होते हैं। नॉर्मली वो अपने सोर्स को यदि कहा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि मेरा नाम नहीं बताना है, तो वो अपने नाम नहीं बताते, ताकि उनको वो सूचना समय समय पर मिलती रहे। ऑफिशियल सर्विस में कई बार प्रेस से कम्युनिकेट करना ये या सरकार के खिलाफ बोलना ये मिसकंडक्ट भी माना जाता है। तो इस तरह के कंडक्ट रूल्स होने की वजह से गवर्नमेंट सोर्सेस पत्रकारों के भी होते हैं, लेकिन वो नाम अपने कई बार बताते नहीं है। प्रेस रिलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग हो तब वो ऑफिशियली पत्रकारों के सामने आते हैं। जो हाई लेवल पे जो स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता है उन्हीं को ये अधिकार होता है। लेकिन आरटीआई एक्ट की वजह से चेंज ये हुआ है कि आरटीआई रिस्पॉन्सेस आर ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें पीआईओ के साइन होते हैं सरकारी अधिकारी के। तो लीगली ऑथेंटिकेटेड माना जाता है। अनइम्पीचेबल प्राइमरी सोर्सेज दैट गिव स्टोरीज आयरन क्लैड क्रेडिबिलिटी। तो एक स्टोरी को क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, क्योंकि पत्रकारों के खिलाफ भी डिफेमेशन के केसेस होते हैं। तो आरटीआई की इंफॉर्मेशन हो तो इसमें उनको एक बेसिस मिल जाता है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, लेवल्स द प्लेइंग फील्ड। सो एवरी जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट और एम्प्लॉयड बाय मेजर आउटलेट, अब चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो किसी से मेजर कंपनी में काम कर रहा हो पत्रकारिता में, हैज इक्वल लीगल एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा। नो प्रेस पास रिक्वायर्ड, इसमें कोई प्रेस पास की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, डाटा ड्रिवन जर्नलिज्म। सो ऑब्टेन बजट्स, टेंडर रिकॉर्ड्स, बेनिफिशियरी लिस्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स, मीटिंग मिनट्स एंड स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो पत्रकार जनरली यूज करते हैं। इसमें बजट का डेटा होता है, टेंडर के रिकॉर्ड्स होते हैं, टेंडर की कौन कौन पार्टिसिपेट किया, किसको खुला, किस रेट पे, बेनिफिशियरी की जो लिस्ट है, ऑडिट रिपोर्ट मिल सकते हैं, मीटिंग के मिनट्स और स्टैटिस्टिकल डाटाबेसेस जिनको डायरेक्टली जहाँ जनरेट होता है, मतलब सोर्स है वहां से उनको मिलते हैं। चौथा है expenses exposes corruption at scale. RTI has been the bedrock of India's most consequential investigative stories, from the 2G scam to electoral bond funding. तो बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं जो पत्रकारों की वजह से जनता के सामने आए हैं। एवरी रिस्पॉन्स इज ए स्टोरी, सो इवन ए डिनाइड रिस्पॉन्स इज न्यूज वर्दी। मतलब किसी ने मना सूचना देने से मना किया तो वो भी छाप सकते हैं कि ये सूचना नहीं दे रहा है, ये भी एक स्टोरी बन जाती है, बन सकती है। इट रिवील्स व्हाट द गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज एंड कैन बिकम द फाउंडेशन ऑफ ए फर्स्ट अपील स्टोरी। कि गवर्नमेंट कौन सी सूचना नहीं देना चाहती है ये लोगों को पता चलता है, तो इसलिए केवल डिनायल का लेटर आ जाए या फर्स्ट अपील फाइल करना पड़े तो ये भी पत्रकारों के लिए स्टोरी बन सकता है। Legal protection for publication. So information legally obtained via RTI can be published with protection from defamation suits. जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े अखबार है उनके ऊपर भी डिफेमेशन के केसेस होते हैं, तो उसमें ये लीगल डिफेंस उनके पास बनता है। प्रोवाइडेड द कंटेंट्स आर एक्यूरेट एंड ट्रू। तो कंटेंट्स यदि एक्यूरेट और ट्रू है तो इसलिए उनका भी एक लीगल सेल भी होता है पत्रकारों का, तो उनकी भी मदद वो ले सकते हैं। वो स्टेप्स मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए।
अब कौन कौन सी सूचना मिल सकती है, तो इसको कैटेगराइज किया है कि पत्रकार जनरली किस तरह की सूचना मांगते हैं। तो पहला है डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क ऑर्डर्स, फाइल नोटिंग्स जिसमें इंटरनल ब्यूरोक्रेटिक कमेंट्स होती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स एंड ऑडिट फाइंडिंग्स, मीटिंग मिनट्स एंड रिजोल्यूशन रिकॉर्ड्स जो प्रस्ताव पास किए गए, एफआईआर कॉपीज एंड पुलिस रिपोर्ट्स विद कंडीशंस। तो इसमें ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जनरली पत्रकारों के पास आती है। कई बार पुलिस को भी और डेली पुलिस थाने में फोन करते हैं कि आज कौन कौन से अपराध हुए, और जो उनका जो मीडिया रिपोर्टर होता है पुलिस का, वो पत्रकारों को बताता है कि आज कौन कौन सी पिछले 24 घंटे। तो इस तरह से डेली वो कांटेक्ट उनका बना रहता है और सूचना वहां पे जाती है। अब एफआईआर की कॉपी और पुलिस रिपोर्ट भी मिल सकते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बजट अलोकेशन एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स की सूचना मिल जाती है। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स फॉर स्कीम्स, कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना पैसा अनयूटिलाइज है अलग अलग योजनाओं में, स्कीम में, ये पता चल जाता है। जैसे एमपी लैड स्कीम है, एमएलए को जो फंड्स मिले उसमें कौन कितना यूज कर रहा है, कौन यूज नहीं कर रहा है, ये सब पता चलता है। सैलरी डिटेल्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, ग्रांट डिसबर्समेंट रिकॉर्ड्स कि कौन सी ग्रांट कितने किस हेड में किस ऑर्गेनाइजेशन को मिली, फंड डाइवर्शन एंड री अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड्स कि एक से दूसरे हेड में ट्रांसफर करना है, डाइवर्ट करना है और री अप्रोप्रिएशन करना है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मामले में बजट के माध्यम से होता है। और बाकी जो फाइनेंस कमेटी या फाइनेंस ऑफिसर है उनको ये पावर्स होते हैं, तो री अप्रोप्रिएशन जहाँ पे होता है ये सब वो पता लगा सकते हैं कि ये सही है या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है। पर्सनल और अपॉइंटमेंट्स की सूचना मिलते रहती है, तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स एंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स ये उनको एक्सेसिबल होते हैं, जिससे वो कई बार सूचना जो ब्रेकिंग न्यूज होती है वो इसमें मिल जाती है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑफिशियल्स ये भी उनको मिल जाते हैं, बायोडाटा वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं वो। और आरटीआई में भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है उनको जो वो छाप सकते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन रिकॉर्ड्स ये भी पता चल जाता है। और पेंशन एंड रिटायरमेंट फाइल्स, तो ये चीजें हैं जो एक्सेसिबल हो सकती है। प्रोजेक्ट और स्कीम का जो डेटा है कि बेनिफिशियरी सरकारी योजनाओं का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, सो बेनिफिशियरी लिस्ट फ्रॉम फॉर वेलफेयर स्कीम्स ये पता चल सकता है। फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कि एक्चुअली क्या टारगेट था, अभी तक कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना परसेंट काम पूरा हुआ है, ये पता चलता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स, एनवायरमेंटल क्लियरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। और लैंड एक्विजिशन रिकॉर्ड्स कितनी जमीन कब्जे में ली गई या बाकी है। सो ये ध्यान रखना है कि यू आर आस्किंग फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स नॉट ओपिनियंस इंटरप्रिटेशंस और न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स। तो पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए इसमें कि केवल एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ही आरटीआई में मिल सकते हैं। कोई भी किसी का मत या ओपिनियन जो है या इंटरप्रिटेशन है उसका अर्थघटन जो है या न्यूली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स, ये मांग आरटीआई में नहीं की जा सकती। वो उनके दूसरे अधिकार होते हैं इंटरव्यू वगैरह के, वो आरटीआई एक्ट में नहीं आता है। अब जो स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग है हम देखेंगे कि पहला आइडेंटिफाई द पब्लिक अथॉरिटी। नॉर्मली जो बेसिक प्रिंसिपल है ये है कि जहां धारित हो वहां पे सूचना लगानी, वहां पे आरटीआई एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सो डिटरमाइन विच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और बॉडी होल्ड्स द इंफॉर्मेशन कि वो, और वो फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर या थर्ड टीयर में आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी। यूज द आरटीआई पोर्टल पब्लिक अथॉरिटी सर्च, नेट पर भी देख लेना चाहिए। इफ अनश्योर फाइल विद द नोडल मिनिस्ट्री इट मस्ट ट्रांसफर योर एप्लीकेशन विद इन 5 days। अब यदि पता नहीं है कि कहाँ पर है तो फिर नोडल मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं और फिर वो 6 दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यदि पता ना हो तो फिर ये भी किया जा सकता है। Look at the CPIO or SPIO. So every public authority must designate a public information officer. Find their details on the authority's website on the RTI online portal. कई बार एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसमें किस किस मैटर के लिए कौन कौन से है, यदि एक से अधिक हो एक में तो कौन से पीआईओ को एड्रेस करना चाहिए, तो ये लोकेट करना। इनकी जो डायरेक्टरी वगैरह भी अवेलेबल होती है, एक्सेसिबल होती है, तो ये सब काम सेकंड स्टेप है। तीसरा होता है ड्राफ्ट द एप्लीकेशन। तो इसमें एड्रेस इट टू द सीपीआईओ और एसपीआईओ, स्टेट योर क्वेरीज क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, क्योंकि धारा 6(1) में सूचना को स्पेसिफाई करना ये नॉट रिक्वायर्ड टू स्टेट रीजन। 6(2) में कारण बताना आवश्यक नहीं है। इंक्लूड फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ये देना जरूरी है। पत्रकार है खुद, ये स्टेटस बताना जरूरी नहीं है। राइट इन इंग्लिश, हिंदी और द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। तो इंग्लिश हिंदी तो चलता ही है 6(1) के मुताबिक, और ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज भी अलाउ हो सकती है। अब फीस जो है इसके अलग अलग रूल्स है सबके।
सेंट्रल गवर्नमेंट का ₹10 कैश, IPO, डिमांड ड्राफ्ट और ऑनलाइन। स्टेट गवर्नमेंट का ₹5 से लेकर 50 तक है, वेरीज बाय स्टेट। और BPL कार्ड होल्डर्स है तो फुली एग्जम्प्ट। अब कहाँ पे सबमिट करना है, तो 2 तरीके हम देखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसका कंपैरिजन हम बाद में देखेंगे। RTI online.gov.in है सेंट्रल का, और स्टेट के RTI पोर्टल्स भी बने हुए हैं। ऑफलाइन जो है बाय पोस्ट है, तो ये रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट है, चूंकि रजिस्टर्ड पोस्ट अब स्पीड पोस्ट में ही शामिल हो गया है, क्योंकि स्पीड पोस्ट में रजिस्ट्रेशन होता ही होता है। और इन पर्सन कीप ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड पोस्टल रिसिट, ये रखना जरूरी है, एप्लीकेशन और पोस्टल रिसिट की कॉपी, क्योंकि उसको ट्रैकिंग और फॉलो अप करना पड़ सकता है। तो यूज द RTI ऑनलाइन पोर्टल टू चेक स्टेटस। अब ऑनलाइन पोर्टल है तो टाइम टू टाइम जो उसका एक एप्लीकेशन नंबर होता है, तो उस पर से स्टेटस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इफ नो रिस्पॉन्स इन 30 days फाइल ए फर्स्ट अपील इमीडिएटली। तो विद इन लिमिटेशन पीरियड या फाइल करना जरूरी होता है। अब हम देखें कि RTI राइट पब्लिक अथॉरिटी को कैसे ऑथोराइज करना। तो पहले हमको ये देखना है कि कौन कवर्ड है, कौन कवर्ड नहीं है। जैसे बॉडीज कवर्ड है डिपार्टमेंट से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs है, जिसमें ONGC है, BSNL है, एयर इंडिया है, बैंक्स वगैरह। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत से, अर्बन लोकल बॉडीज है, 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट ये है, कोर्ट्स है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जुडिशियल इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनकी पब्लिक होती ही है वेबसाइट्स पर। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, IITs, IIM, सेंट्रल स्कूल्स ये इसमें आते हैं। नेशनलाइज बैंक्स एंड फाइनेंशियल बॉडीज में SEBI, RBI, ट्राई, IRDAI, CCI है, AICT, UGC ये सब भी आते हैं। NGO सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी RTI के दायरे में आते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इलेक्शन कमीशन, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब इसमें आते हैं। कौन कवर्ड नहीं है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। तो इसमें प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेशन नहीं आते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज है, IB, रॉ, ये नहीं आते हैं। बहुत लिमिटेड एक्सेप्शन है ह्यूमन राइट्स का करप्शन के मामले में। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये RTI के दायरे में अभी नहीं आते हैं, वो अभी कंटेस्ट कर रहे हैं कि, और इसमें CBIC और कोर्ट में केसेस अभी चल रहे हैं, क्योंकि CIC के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। प्योरली प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये इसमें नहीं आते। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्रस्ट है, ये इसमें नहीं आते। ट्रस्ट जो होते हैं वो जनरली प्राइवेट में आते हैं, कि मरने के बाद किसी संपत्ति का क्या होगा तो वो अपने नाम से ट्रस्ट बना सकते हैं, और ट्रस्ट का जो ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है वो फिर उस पैसे को उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद मैनेज करता है। ये ट्रस्ट होते हैं जिसके लिए इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 है, ये RTI के दायरे में नहीं आता है। फिर फॉरेन फंडेड NGO होते हैं, ये नहीं आते। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इफ द CPIO wrongly rejects jurisdiction, साइड सेक्शन 6(3), they are legally obligated to transfer your application to the correct authority within 5 working days, not rejected। तो यहाँ पर 6 दिन, यदि कोई बोलता है कि उनके पास नहीं है सूचना, तो 6 दिन की सहायता ली जा सकती है। अब इसमें किस तरह से इसमें सवाल पूछने हैं, क्योंकि जनरली सवाल तो इसमें पूछ नहीं सकते, सूचना मांग सकते हैं। तो इसमें जो RTI में रिक्वेस्ट में क्या क्या करना है ये हम देखेंगे, कि आज फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, मतलब सूचना अभिलेखात्मक होनी चाहिए। प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ टेंडर नंबर सो एंड सो 2023 अवार्डेड टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा, स्पेसिफिक डेट रेंजेस, कार्यकाल होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज PIO लोकेट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या मांगा है। तो फॉर द पीरियड अप्रैल 2021 टू मार्च 2024 स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन से कार्यकाल का चाहिए। आज फॉर क्वांटिटेटिव और टेबुलर डाटा वेयर एवर अप्लीकेबल, तो क्वांटिटेटिव या टेबुलर डेटा है तो वैसा लिखना चाहिए, अवेलेबल है तो वैसा मिल जाएगा, अदरवाइज जैसा अवेलेबल है वैसा मिलेगा। ब्रेक मल्टी पॉइंट क्वेरीज इनटू नंबर्ड सबसेक्शंस, तो एक ही बड़ा निबंध लिखने की बजाय उसको नंबर्ड अलग अलग पॉइंट्स बनाने चाहिए, क्योंकि हर सेपरेट चीजों में होता है। आज फॉर फाइल नोटिंग्स टू अंडरस्टैंड द इंटरनल डिसीजन ट्रेल, तो फाइल नोटिंग्स वगैरह की कॉपी भी मांग सकते हैं। रिक्वेस्ट सर्टिफाइड कॉपीज, दे कैरी लीगल वेट, तो हमेशा प्रमाणित लिपि या सत्यापित प्रतिलिपि मांगनी चाहिए। Ask whether questions, whether any show cause notice was issued to, तो वेदर पूछा जा सकता है। वेदर में जो यस नो आंसर होता है वो मिल जाता है, उससे ज्यादा वाई वगैरह के आंसर नहीं मिलते। रिक्वेस्ट इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स बिफोर रिक्वेस्टिंग कॉपीज, अब इसमें पैसा बच जाता है, तो सेवन पर पेज फीस, तो इसमें इंस्पेक्शन का भी अधिकार है। तो यदि लगता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस है तो फिर ये अधिकार को प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या क्या नहीं करना चाहिए, सो नेवर आस्क फॉर ओपिनियन, इसका क्या ओपिनियन है ये नहीं पूछ सकते। ये पत्रकार पूछ सकते हैं लेकिन RTI में नहीं पूछ सकते। सो व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन, तो आस्क फॉर द फाइल नोटिंग इंस्टेड, तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। दूसरा, अवॉइड वेग और स्वीपिंग क्वेरीज, गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट करप्शन इन द डिपार्टमेंट।
विभाग के भ्रष्टाचार की सभी सूचना दीजिए, इस तरह की चीजों के जवाब नहीं मिलते। डोंट आस्क फॉर फ्यूचर डिसीजंस और पॉलिसीज, फ्यूचर की सूचना है वो भी सूचना नहीं है। लेकिन हाँ, कोई प्रोग्राम बन चुका है, जैसे कि कोई परीक्षा है उसका टाइम टेबल है, तो जैसे वो यूनिवर्सिटीज कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं एडवांस में जब परीक्षा समिति की बैठक हो जाती है, तो इस तरह की फ्यूचर की सूचना प्रोग्राम वगैरह है तो बता मिल सकता है, अदरवाइज भविष्यकाल की सूचना सूचना नहीं है। डोंट रिवील योर जर्नलिस्टिक पर्पस, इट्स लीगली इररिलेवेंट एंड मे ट्रिगर टारगेटेड डिमांड्स। ये ना बताया जाए कि हम पत्रकार हैं, अथवा क्योंकि इसका फायदा लीगली कुछ भी नहीं है। और कभी कभी टारगेटेड डिनार ये पत्रकार है, ये तो सीधा अखबार में छाप देंगे, अगले दिन सबको पता चल जाएगा, तो ऐसे में फिर वो अ, पत्रकारों को, एडवोकेट्स को देने से हेजिटेट करते हैं, तो ये स्टेटस ना बताया जाए, ऑर्डिनरी सिटीजन के रूप में ही सूचना मांगी जाए। डोंट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स न्यू डाटा टू बी क्रिएटेड, नई सूचना क्रिएट करने के लिए कोई भी पीआईओ बाध्य नहीं है। डोंट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोएक्टिवली पब्लिश अंडर सेक्शन 4, क्योंकि ये सीधा वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में होता है सब कुछ, तो जहां जहां पे ये मिल जाता है वहां पे उनकी वेबसाइट से ये सूचना उठा सकते हैं। सो आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट नॉट द आंसर, तो आरटीआई में आपको पत्र अभिलेख मिल जाएंगे, उत्तर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इट इज नॉट अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये सीआईसी ने भी कहा है अपने बहुत सारे डिसीजंस में होती है। तो ऑब्लिगेशन फाइल डे 0, ट्रांसफर टू करेक्ट अथॉरिटी इफ नीडेड डे 5, नॉर्मल रिस्पांस डेडलाइन इज 30 days, रिस्पॉन्सिव लाइफ और लिबर्टी एट स्टेक 48 hours, रिस्पॉन्सिव रूटेड थ्रू एपीआईओ, तो इसमें 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि 5 दिन के अंदर एपीआईओ पीआईओ को ट्रांसफर करता है। तो यदि पीआईओ को सीधे एड्रेस नहीं है या और एपीआईओ को दिया गया तो सूचना देने का टाइम 30 के बदले 35 दिन हो जाता है। फर्स्ट अपील फाइलिंग डेडलाइन, फ्रॉम डेडलाइन और रिफ्यूजल, तो ये मना करने के बाद 30 दिन के अंदर अपील फाइल करना जरूरी होता है, तो ये अपील से संबंधित प्रावधान है, तो ये टाइम इसमें आ जाता है। दूसरा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी रिस्पॉन्स 30 to 45 days, अपील फाइल होने के बाद जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है 30 से 45 दिन में जवाब दे देता है। इसके बाद फिर सेकंड अपील फाइलिंग फ्रॉम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, 90 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। और सीआईसी एसआईसी डिस्पोजेस सेकंड अपील, नॉर्मली 90 डेज का टारगेट इसमें है, कि कुछ स्टेट्स में इस तरह के रूल बने हुए हैं कि वो इतने दिनों में डिसाइड करेंगे, तो 90 दिन के अंदर एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब जो फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, तो सेंट्रल का जो एप्लीकेशन फीस 10 है, स्टेट में 5 से लेकर 50 तक है, कॉस्ट पर पेज 2 रुपये है, स्टेट गवर्नमेंट का 1 रुपये से 5 रुपये तक है। फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन फ्री होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी यूजुअली फ्री है, उसके बाद पर आवर का देना पड़ता है, आवर या आवर का पार्ट। और बीपीएल एग्जामेशन जो है फुल वेवर है, और ये ज़्यादातर स्टेट्स में ये सूचना उनको फ्री में मिल जाती है। पेमेंट के जो मोड्स है, कैश एट काउंटर है, जिसमें कैश की रसीद मिलती है। इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो सकता है, जिसमें लेफ्ट का जो काउंटर पार्ट है, वो काउंटर फॉइल है, वो फाड़ के अपने पास रखना जरूरी है डिटेल्स के साथ। डिमांड ड्राफ्ट और एनईएफटी या ऑनलाइन फॉर सेंट्रल पोर्टल, तो इस तरह से अलग अलग मोड हो सकते हैं, ये भी हर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। फाइलिंग द फर्स्ट अपील, अब इसमें सूचना यदि ना मिले तो पहला जो प्रोसेस जो करना है वो है कि फर्स्ट अपील करना है। सो नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड विद इन 30 days, तब फर्स्ट अपील बनती है। रिस्पॉन्स इज इनकम्प्लीट, इवेसिव और इनकरेक्ट, कि उसमें कोई बहाना बनाया जा रहा है या ऐसा लगता है कि इनकरेक्ट है या अधूरा है। इंफॉर्मेशन अनजस्टिफाइबली डिनाइड अंडर एन एग्जम्पशन क्लॉज, ऐसा लगता है कि कोई क्लॉज गलत इन्वोक किया गया तो अपील का कारण बनता है। एंड यू आर आस्क्ड टू पे अनरीजनेबल फीस, अनरीजनेबल फीस है तो ऐसे मामले में अपील की जा सकती है। रिस्पॉन्स इज इन अ फॉर्म नॉट स्पेसिफाइड बाय यू, तो ऐसे फॉर्म में जो आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो फिर ये फर्स्ट अपील की जा सकती है। अब फर्स्ट अपील को कैसे लिखना, सो एड्रेस इज टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी नॉट द सीपीआईओ। रेफरेंस योर ओरिजिनल एप्लीकेशन, ओरिजिनल एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन नंबर यदि है, ये डिटेल बताना जरूरी है। स्टेट स्पेसिफिकली व्हाट वाज डिनाइड और मिसिंग, क्या चीज नहीं मिली या मिसिंग है वो बताना है। साइड द आरटीआई सेक्शन दैट सपोर्ट योर क्लेम, आपके कौन कौन से सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज है जिसमें आपको मिलना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा जाता है फर्स्ट अपील में। अटैच कॉपीज ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन एंड द सीपीआईओ रिस्पॉन्स, ओरिजिनल रिस्पॉन्स या सीपीआईओ का रिस्पॉन्स, नहीं रिस्पॉन्स मिला तो नॉन रिस्पॉन्स के फैक्ट को लिखा जाए कि रिस्पॉन्ड नहीं मिला। रिक्वेस्ट स्पेसिफिक रिलीफ, डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो इसमें जो रिलीफ होती है कि सूचना को प्रकट किया जाए। फर्स्ट अपील जो होता है इसकी डेडलाइन होती है, मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द सीपीआईओ रिप्लाई और 30 days आफ्टर डेडलाइन इफ नो रिप्लाई। नो फी रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ए फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपील के लिए जनरली इसमें कोई फाइल नहीं लगती है, कोई फीस नहीं लगती है।
सेकंड अपील में अलग अलग फीस हो सकती है अलग अलग स्टेट्स में। आउटकम ऑप्शंस, एफए ऑर्डर्स फुल डिस्क्लोजर, कि या तो सूचना देने का निर्णय दे देता है एफए ऑर्डर्स पार्शियल डिस्क्लोजर, ये भी हो सकता है कि वो कुछ सूचना दी जाए कुछ सूचना ना दी जाए। एफए अपहोल्ड्स डिनायल, तो यदि वो मना करता है तो फिर प्रोसीड टू सेकंड अपील। अब इसमें जो टिप है जर्नलिस्ट के लिए है कि फर्स्ट अपील ऑर्डर इन योर फेवर इज इटसेल्फ ए नोटवर्दी डेवलपमेंट। इट कंफर्म्स द गवर्नमेंट इनिशियली ट्राई टू हाइड इंफॉर्मेशन। तो ये भी अपने आप में एक सूचना बन जाती है या प्रेस रिपोर्ट बन सकती है कि एक न्यूज़ बन जाती है कि पहले पीआईओ ने मना किया, बाद में फिर फर्स्ट अपील किया, तब उनको सूचना देनी पड़ी। तो ये पहले पीआईओ ने हाइड करने की या छुपाने की कोशिश की, ये अपने आप में न्यूज़ हो सकती है। दूसरा, सेकंड अपील कैसे करना है सीआईसी या एसआईसी को। सो टेकिंग द फाइट टू द सीआईसी और एसआईसी। सो व्हेन टू फाइल, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी रूल्ड अगेंस्ट यू, इफ इट डिड नॉट रिस्पॉन्ड विद इन 30 to 45 days, तब फिर सेकंड अपील का अधिकार बन जाता है। डिस्क्लोजर ऑर्डर्ड बट नॉट कॉम्प्लाइड विद, कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कर दिया ऑर्डर लेकिन कॉम्प्लाई नहीं किया, तो फिर सेकंड अपील हो सकती है। वेयर टू फाइल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर्स, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एसआईसी फॉर स्टेट गवर्नमेंट मैटर्स, एंड फाइलिंग ऑनलाइन एट cic.gov.in और द रिलीवेंट एसआईसी पोर्टल। तो ये बहुत सारे सभी के अपने अपने पोर्टल अलग अलग स्टेट्स में बने हुए हैं। अब जो पावर्स है सीआईसी या एसआईसी के, ये सब 1819 में दिए गए हैं। सो ऑर्डर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्पोज पेनल्टी ऑफ ₹250 per day ऑन द सीपीआईओ अप टू मैक्सिमम ₹25,000, रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन एंड अवार्ड कॉम्पेंसेशन टू द अप्लीकेंट। ये जनरली उनके मेन पावर्स है। की आर्गुमेंट्स टू नोट मेक इन सेकंड अपील। सेकंड अपील में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। पहला है कि जो एग्जेम्पशन साइटेड डज नॉट अप्लाई, जो भी क्लॉज है वो लागू नहीं होता है। दूसरा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज हार्म, सेक्शन 8(2). तो 8(1)(d), 8(1)(e) वगैरह है, या तो फिर उसमें 8(2) कोट किया जा सकता है। तीसरा, इंफॉर्मेशन सॉट इज रिलेटेड टू लाइफ और लिबर्टी एंड द सीपीआईओ एक्टेड इन बैड फेथ। तो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, the CIC has held that denial of RTI by CPI cannot be based on mere suspicion about the applicant's purpose. तो केवल शक के आधार पर कि यह सूचना का क्या करेगा, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता किसी को। वो भी 6(2) में कोई भी कारण बताना जरूरी नहीं है। अब इसमें जो एग्जाम्पशंस है, तुम देखते हैं कि क्या 10 एग्जाम्पशंस है। पहला है जो ये एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड एग्जाम्पशन हम देखते हैं कि अफेक्ट्स सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और फोकस रिलेशंस एक्सप्रेसली फॉर। दूसरा बी में है एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय कोर्ट्स। तीसरा है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। चौथा है कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, लेकिन इसमें पब्लिक इंटरेस्ट साबित किया जाए तो ये मिल सकती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन, ये भी पब्लिक इंटरेस्ट साबित करो तो एक्सेप्शन में आ सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है एफ में। एंडेंजर्स लाइफ और सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, ये जी क्लॉज में मना किया जा सकता है। इम्पिट्स इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और एप्रेंशन हो तो एच में मना किया जाता है। कैबिनेट पेपर्स एंड डिलिब्रेशन हो तो आई में मना किया जाता है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नो पब्लिक इंटरेस्ट तो फिर जे में मना किया जाता है। ये 10 क्लॉजेस है। अब इसमें जो 8(2) है कि पब्लिक अथॉरिटी कैन ओवरराइड, सो इवन exempt information must be disclosed if public interest in disclosure outweighs the harm. This is your most powerful weapon against unjust denials. तो इसमें 8(2) का इस्तेमाल किया जा सकता है डिनाइल के मामले में। सेक्शन 9 है इंफॉर्मेशन दैट वुड इन्वॉल्व कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए थर्ड पार्टी अदर देन गवर्नमेंट में भी रिफ्यूज। तो गवर्नमेंट का कॉपीराइट है तो फिर वो मना नहीं किया जा सकता, केवल गवर्नमेंट उसका फीस चार्ज कर सकती है पब्लिकेशन की। तो इसलिए प्रिंटेड पब्लिकेशन भी गवर्नमेंट के सेक्शन 9 में मिल जाते हैं। प्राइवेट लोगों का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, गवर्नमेंट का कॉपीराइट प्रोटेक्टेड नहीं है आरडीआई में। सेक्शन 24 है एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। सो सर्टेन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एग्जेम्प्ट, फॉर एग्जांपल आईबी, रॉ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज स्टिल डिस्क्लोजेबल। जर्नलिस्ट की स्ट्रेटजी इसमें ये होनी चाहिए कि ऑलवेज साइट सेक्शन 8(2) इन योर फर्स्ट एंड सेकंड अपील्स और विद ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट और सेकंड अपील में पत्रकारों को लिखना जरूरी है। उससे सूचना फर्स्ट या सेकंड अपीलेट में मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो आरटीआई एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, तो फिर इसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं कि क्या है। ये इंफॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू और वाज सप्लाइड बाय पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट। इसमें जो प्रोसीजर है वो डिस्क्लोजर की दिया है सेक्शन 11 में कि सीपीआई मस्ट नोटिफाई द थर्ड पार्टी इन राइटिंग। दूसरा, थर्ड पार्टी हैज 5 days टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्टिंग टू डिस्क्लोजर। तो 5 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है, उसके बाद फिर 10 दिन में वो अपना रिप्लाई देता है। तो इस तरह से मतलब
विद इन 5 डेज ये इन्फॉर्म करना जरूरी है पीआईओ को यदि प्रकटन करना है तो। सीपीआईओ मस्ट कंसिडर द ऑब्लिगेशन बिफोर डिसाइडिंग। अब वो ऑब्जेक्शन पर विचार करेगा, सेक्शन 7(7) में लिखा है। एंड थर्ड पार्टी हैज द राइट टू अपील द सीपीआईओ डिसीजन। अब इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती है। तो ये लंबी प्रक्रिया है जो 11, 1, 2, 3, 4 में दिया है। अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कब दिया जा सकता है? ये अमेंडमेंट के पहले का है, 13 नवंबर के पहले। द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज एनी हार्म और प्राइवेसी कंसर्न, द इंफॉर्मेशन कैन नॉट रीजनेबली बी कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल, एंड द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट फंडेड एक्टिविटी। तो इसमें से कोई नुकसान नहीं हो सकता या प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, तो ये आर्गुमेंट की जा सकती है कि 8(1)(j) में नहीं आती है। दूसरा, इंफॉर्मेशन कैन नॉट रीजनेबली बी कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ये आर्गुमेंट किया जा सकता है। और तीसरा, जहाँ वित्तीय सूचना है कि पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट फंडेड एक्टिविटी है, तो फिर वो आरटीआई के दायरे में आती है, ये आर्गुमेंट की जा सकती है। अब जर्नलिस्ट के जो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है, ये हम इस प्रेजेंटेशन के सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये पहला जो था, ये पार्ट इंट्रोडक्टरी था। अब हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ऑफिशियल्स एक्टिंग इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी इज नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो यदि ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो फिर वो 8(1)(j) में नहीं आता है। फिर सैलरी, ऑफिशियल कंडक्ट, qualifications of a government officer, these are generally disclosable. Medical records, home address, family details, these are generally protected. Company financial details in government contracts often disclosable in public interest. तो कंपनी के भी फाइनेंशियल डिटेल है, पब्लिक इंटरेस्ट में मिल सकते हैं ये। Even after obtaining information about a private individual via RTI, publishing it may attract legal claims. इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि आरटीआई से सूचना मिली है तभी उसको पब्लिश यदि करते हैं, क्योंकि आरटीआई में केवल डिस्क्लोजर किया जाता है। और पत्रकार उसे पब्लिश करता है प्रेस में, तो कुछ दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो ऑलवेज सी एडिटोरियल एंड लीगल रिव्यू बिफोर पब्लिकेशन, कि एक तो अपने जो संपादक है अखबार के, वो उनका व्यू लिया जाए, और दूसरा जो लीगल सेल होता है अखबार का, उनका व्यू लिया जाए। ये जरूरी होता है इसकी सूचना में, अदरवाइज थर्ड पार्टी क्लेम आ सकता है, सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी बन सकती है। अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन के कंपैरिजन देखेंगे कि ऑनलाइन है तो rti.online.gov.in या स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल है। ऑफलाइन है तो बाय पोस्ट या इन पर्सन दिया जा सकता है। सो अप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज ओनली। सेंट्रल ने अभी कर दिया है ऑनलाइन, स्टेट का मामला पेंडिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में। सेंट्रल प्लस ऑल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, ये ऑफलाइन सभी लेते हैं। फी पेमेंट है नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। इसमें ऑफलाइन है तो कैश, आईपीओ, डीडी भी यूज किया जा सकता है। ट्रैकिंग करना है तो रियल टाइम स्टेटस ऑन पोर्टल। इसमें ऑफलाइन है तो वाया पोस्टल रिसिप्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। रिस्पांस डिलीवरी जो है वो ईमेल या पोर्टल से मिलता है। ऑफलाइन है तो उसमें पोस्ट या इन पर्सन पिकअप होता है। स्पीड ऑनलाइन की फास्ट है, ऑफलाइन की स्लोअर है, पोस्टल डिलेस हो सकते हैं। बीपीएल एग्जाम्पशन जो है, अपलोड बीपीएल सर्टिफिकेट, ये ऑनलाइन में भी प्रावधान है। और इसमें अटैच कॉपी ऑफ बीपीएल सर्टिफिकेट, ये इसमें है ऑफलाइन में। और स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल जो है, इसके एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में जैसे आपले सरकार डॉट महाऑनलाइन.gov.in है। दिल्ली में rti.delhi.gov.in है। कर्नाटक में rti.mahiti.kar.nic.in है। तेलंगाना में rti.online.telangana.gov.in। तो इस तरह से जो सरकारी पोर्टल्स है वो अलग अलग सभी स्टेट्स में बने हुए हैं। So best practice here, even when filing online, screenshot every step and download the acknowledgement receipt immediately. तो जहां जहां जरूरी हो स्क्रीनशॉट लिया जाए और रिसिप्ट डाउनलोड किया जाए तुरंत। डिजिटल सिस्टम्स कैन फेल, मेंटेन ए पैरेलल फिजिकल रिकॉर्ड, तो एक पैरेलल हार्ड कॉपी बैकअप भी होना चाहिए। दूसरा, जो प्रो देखते हैं कि क्या क्या सूचना है जो बिना आरटीआई के मिल सकती है। सो every public authority is legally obligated to proactively publish 17 categories of information on their website, no application needed। तो ये बिना एप्लीकेशन के सीधा उनकी वेबसाइट से मिल सकता है, और आईटी एक्ट के मुताबिक ये भी सब वैलिड है। अब इसमें जो सूचना मिलती है, मैंडेटरी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, procedure followed in decision making, norms set for functions, rules, regulations, manuals and records used, statement of categories of documents held, particulars of public consultation mechanism, directory of officers and employees with pay scales, and budget allocated to each agency and disbursement plans,
subsidy programs and beneficiary details, concessions, permits and authorizations granted, information available in electronic form, and details of facilities available to citizens for obtaining information. तो इस तरह से ये जो है ये जनरली आरटीआई लिंक होती है किसी भी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे उनके पीआईओ के अपीलियल अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नाम पते वगैरह होते हैं, और ये जो आरटीआई मैनुअल्स है ये सीधे उनके वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे हजारों वेबसाइट्स पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो बिना आरटीआई एप्लीकेशन के मिल सकती है। अब इसमें जर्नलिस्ट जो यूज करते हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जनरली मिलती है। सो बिफोर फाइलिंग फॉर्मल आरटीआई ऑलवेज ऑडिट द पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 4 डिस्क्लोजर्स फर्स्ट। पहले कि उनकी वेबसाइट देख ली जाए, वेबसाइट पे ये देखो कि आरटीआई का लिंक है क्या, पीआईओ का अपीलीय अधिकारी का पता उन्होंने दिया है क्या। यूज गैप्स इन सेक्शन 4 compliance itself as a story. Most departments are chronically non compliant. अब ये कि सेक्शन 4 में यदि किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया तो ये अपने आप में खबर बन सकती है अखबार के लिए कि इनके फॉर एग्जांपल जैसे सरकारी विभाग है, मुख्यमंत्री कार्यालय है या कोई इस तरह के विभाग, तो उस वो जनरली प्रेस से कांटेक्ट रेगुलर मेंटेन करते हैं। अब यदि उनकी वेबसाइट पर ही प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर में यदि नहीं है तो वो अपने आप में एक न्यूज बन सकती है। तो पहले वो तो ये चेक किया जाए जो भी डिस्क्लोजर है। दूसरा, फाइल एन आरटीआई आस्किंग व्हाई सेक्शन 4 ऑब्लिगेशंस आर नॉट बीइंग मेट। दिस क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी प्रेशर कि क्यों आपने डिस्क्लोज नहीं किया, इसका एक आरटीआई किया जाए कि सेक्शन 4 ऑब्लिगेशन, तो इससे भी एक प्रेशर बनता है और कई ऑर्गेनाइजेशन तुरंत इसको पब्लिश कर देते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ था, सूचना आयोग ने लगातार 2-3 साल तक मुख्यमंत्री कार्यालय को डिफॉल्ट लिस्ट में रखा, उन्होंने भी फिर मैनुअल बना दिए। तो इस तरह से असर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है कि कानून का पालन करना। अब जो सक्सेसफुल केस स्टडीज है तो भारत की और विदेशों की वो हम देखेंगे। पहला जो 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो पत्रकारों की वजह से उजागर हुआ या आरटीआई की वजह से या पत्रकारों के आरटीआई एक्ट यूज करने की वजह से 2008 से 2010, so RTA applications revealed licenses were allocated at 2001 prices, causing a loss estimated at rupees 1.76 लाख करोड़। तो 2008 से 2010 में जो लाइसेंस दिए 2001 के रेट पे दिए गए थे। ये एस्टिमेटेड लॉस है जो सीएजी का एस्टिमेट है। डॉक्यूमेंट शोड आर्बिट्ररी अलॉटमेंट्स एंड फर्स्ट सर्व्ड क्राइटेरिया अनाउंस ओवरनाइट। तो इसमें आर्बिट्ररी था, मन मर्जी से, और फर्स्ट कम फर्स्ट क्राइटेरिया है ये उन्होंने रात को मतलब अचानक अनाउंस कर दिया। क्या क्राइटेरिया ये भी पहले बताया नहीं था कि किस आधार पर कैसे चूज किया जाएगा। नतीजा ये हुआ, ये सब चैलेंज हो गया। 122 लाइसेंसेस कैंसल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 122 लाइसेंस कैंसिल कर दिए 2G स्पेक्ट्रम के। क्रिमिनल ट्रायल लॉन्च और मिनिस्टरियल रेसिग्नेशन, इसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर वगैरह को इस्तीफा भी देना पड़ा, तो ये सब इसका इम्पैक्ट हुआ था। दूसरा जो केस है बड़ा, कॉमनवेल्थ गेम्स करप्शन है 2010 का। तो इसमें आरटीआई फाइलिंग्स, ऑब्टेन्ड टेंडर डॉक्यूमेंट्स, इसमें भी टेंडर के डॉक्यूमेंट लिए गए कि 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस किस को टेंडर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स रिवील्ड। ट्रेड मिल्स बिल्ड एट रुपीज 9 लाख ईच, टॉयलेट पेपर रोल्स एट रुपीज 4,000 ईच। तो पता चला कि जो ट्रेड मिल जो है वो जो ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो यूज होता है 9 लाख रुपए के रेट से खरीदा गया, और टॉयलेट पेपर के रोल्स 4,000 रुपए के रेट से लिए गए, ये पता चला। मल्टीपल कमिटी रिपोर्ट्स ऑब्टेन्ड वाया आरटीआई कोरोबोरेटेड मैसिव ओवर इनवॉइसिंग। तो इसमें बहुत बड़े चढ़े बिल दिए गए थे, बढ़ा चढ़ाकर ओवर इनवॉइसिंग, ये इसमें पता चला। आउटकम ये था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, कन्विक्शंस, ये सब हुआ कॉमनवेल्थ घोटाले में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है मनरेगा, ये अभी भी पत्रकार इसका यूज कर रहे हैं। तो मनरेगा फंड डाइवर्शन, या जिसका जी राम जी एक्ट बन गया है। सो कोऑर्डिनेटेड आरटीआई फाइलिंग्स अक्रॉस स्टेट्स रिवील्ड मनरेगा वेजेस क्रेडिटेड टू रॉन्ग अकाउंट्स एंड घोस्ट वर्कर एडजस्टमेंट। तो गलत अकाउंट में पैसा जा रहा है, या फिर जो घोस्ट मतलब जो कार्यकर्ता जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे वर्कर्स को पेमेंट किया जा रहा है और वो जा रहा किसी और खाते में है, किए गए। जॉब कार्ड्स क्रिएटेड फॉर डिसीज्ड पर्संस डिस्कवर्ड वाया मस्टर रोल आरटीआई रिक्वेस्ट। जो लोग मर गए हैं उनके नाम से भी जॉब कार्ड बने हुए हैं या बनाए गए हैं, ये भी इसमें देखा गया। आउटकम स्टेट लेवल सीबीआई प्रोब्स सस्पेंशन ऑफ ऑफिशियल्स इन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसमें बहुत सारे ऑफिसर सस्पेंड हुए, कई मामलों में सीबीआई की गई। चौथा जो इम्पोर्टेंट केस है आरटीआई के यूज का, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला केस है 2024 का।
RTI petitions and PI filings for Supreme Court to order disclosure revealed rupees 16,518 crore in anonymous corporate donations to political parties. Outcome: electoral bond scheme struck down as unconstitutional, landmark transparency victory. 2024 का केस। पांचवा जो है कोल ब्लॉक अलोकेशन स्कैम, कोलगेट जिसको कहा जाता है, ये वो टूथपेस्ट वाला कोलगेट नहीं है, स्पेलिंग ध्यान रखना है, COAL स्पेलिंग है। So RTI request revealed coal blocks worth rupees 10.67 lakh crore allocated without competitive bidding. तो कोयले के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं ये करीब 10.67 लाख करोड़ के थे और ये बिना कॉम्पिटिटिव बिडिंग के दिए गए। फाइल नोटिस ऑब्टेन्ड शोड मिनिस्ट्री ऑफिशियल बाईपास स्क्रीनिंग कमेटी रिकमेंडेशन। तो स्क्रीनिंग कमेटी के रिकमेंडेशन को भी बाईपास किया गया। CAG रिपोर्ट फाइंडिंग एम्प्लीफाइड बाय RTI ऑब्टेन्ड डॉक्यूमेंट्स। CAG रिपोर्ट का भी यूज हुआ और RTI से भी पत्रकारों ने सब सूचना निकाली। तो आउटकम वाज सुप्रीम कोर्ट कैंसल 214 कोल ब्लॉक अलोकेशंस, क्रिमिनल केसेस फाइल्ड। तो 214 अलोकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिए और क्रिमिनल केस भी फाइल हुए। छठा जो केस है PDS घोस्ट बेनिफिशियरीज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है राशन कार्ड का घोटाला, जिसमें जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते उनके नाम से राशन कार्ड, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा राशन कार्ड हो गए थे वहां पे। और जब 2 विभागों के स्टैटिस्टिक्स में ये हुआ, बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले, तब RTI ऐड नहीं था, तब भी इस तरह की चीजें थी। स्टेट लेवल RTI फाइलिंग रिवील्ड मिलियंस ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरीज इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि सस्ते अनाज गवर्नमेंट से लेना और ओपन मार्केट में उसको ज्यादा रेट पे बेच देना और पब्लिक को उसमें कुछ मिलता नहीं है, उनको ओपन मार्केट से ही खरीदना पड़ता है, इस तरह के घोटाले। सो राशन कार्ड्स इश्यूड टू नॉन एग्जिस्टेंट फैमिलीज, डिसीज्ड पर्संस एंड डुप्लीकेट हाउसहोल्ड। तो बहुत सारी फैमिलीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे, एंड डुप्लीकेट हाउसहोल्ड। RTI ऑप्टेड बेनिफिशियरी लिस्ट क्रॉस रेफरेंस विद इलेक्टोरल रोल्स टू आइडेंटिफाई डिस्क्रिपेंसीज। अब इसको इलेक्टोरल रोल के साथ मैच किया गया डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई करने। आउटकम वाज स्टेट गवर्नमेंट्स delisted crores of bogus ration cards, reforms initiated। तो करोड़ों राशन कार्ड जो है वो RTI की वजह से कैंसिल करना पड़ा। सातवां जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन स्कैंडल्स। सो RTI एप्लीकेशंस टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रिवील्ड सीट्स अलोकेटेड विदाउट फॉलोइंग मेरिट लिस्ट। अब बिना मेरिट के जो होता है, जो कि पत्रकार सब जगह पर प्रेजेंट रहते हैं, तो काउंसलिंग वगैरह में और उसके बाद भी ये घोटाले पकड़े गए। कोटा वायलेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन का वायलेशन किया या दूसरे कोटास का, बैक डेटेड एडमिशन and fake documents accepted by admission committees. Outcome is UGC investigations, vice chancellor suspensions। ये सब यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्कैंडल्स हैं, ये सब पत्रकारों का बड़ा रोल रहा। इसके बाद फिर जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेटिव RTI फाइल्ड विद हाईकोर्ट रजिस्ट्री रिवील्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स मेड इन वायोलेशन ऑफ सीनियरिटी रूल्स। तो जहाँ सीनियरिटी रूल्स का वायोलेशन किया गया, तो ऐसे हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के घोटाले इसमें पकड़े गए। लेट टू सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइंग दैट कोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू RTI फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए हाईकोर्ट जो है ये भी या जो भी कोर्ट्स है ये सब RTI के दायरे में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। विदेशों की सक्सेस स्टोरी जो अलग अलग देश में है कि RTI और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन विंस अराउंड द वर्ल्ड। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966, पेंटागन के पेपर्स है, वियतनाम वॉर। सो FOIA जो वहाँ का फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, रिक्वायर्स हेल्प टू एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। So pre-existed by FOIA requests under NSA जो वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की, सर्वेलेंस आर्किटेक्चर। तो ये एडवर्ड स्नोडेन रिविलेशंस, इसमें पता चलेगी ये सर्वेलेंस के लिए क्या क्या सूचना पब्लिक की NSA लेता है। फूड सेफ्टी, जर्नलिस्ट यूज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट टू एक्सपोज कॉन्टेमिनेशन कवर अप्स इन मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो फूड सेफ्टी जो है, इसमें जो मीट प्रोसेसिंग प्लांट में कॉन्टेमिनेशन है, एडल्ट्रेशन है, ये पकड़ा गया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट यूके का 2000 का, इसमें MP एक्सपेंसेस स्कैंडल है 2009 का। FOI रिक्वेस्ट एक्सपोज फ्रॉडुलेंट एक्सपेंसेस क्लेम बाय 300+ MPs। ये यूके का बहुत बड़ा स्कैंडल, इससे पकड़ा गया RTI वहाँ के फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट से। NHS वेटिंग लिस्ट डाटा मैनिपुलेशन, नेशनल हेल्थ स्कीम है यूके की, उसमें वेटिंग लिस्ट डाटा मैनिपुलेशन रिवील्ड वाया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इराक वार डॉक्यूमेंट्स पार्शियली रिलीज वाया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। साउथ अफ्रीका में प्रमोशन ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट PAIA 2000 है, स्टेट कैप्चर इंक्वायरी। सो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जुमा इराक करप्शन रिवील्ड थ्रू PAIA एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर ये इराक में, साउथ अफ्रीका में भी ये स्कैंडल इस तरह के पकड़े गए हैं।
बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। सो आरटीआई एक्ट enforced in Bangladesh expose irregularities in public procurement. Pakistan's freedom of information used to expose school ghost teachers on government payrolls कि सरकारी नौकरी मिल रही है और वो टीचर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे इंडिया में बहुत सारे केसेस पकड़े गए आधार कार्ड लागू होने के बाद। तो इस तरह से ये सब स्कैंडल्स पकड़े गए हैं। उसके बाद ग्लोबल लेसन जो है कि अक्रॉस एवरी कंट्री विद फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ द पैटर्न इज द सेम। द मोस्ट इंपैक्टफुल इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आर बिल्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट। ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो सरकारें छुपाना चाहती थी या देना नहीं चाहती थी, ऐसी चीजें सरकारों को देनी पड़ी। ये सब चीजें आरटीआई की वजह से या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नाम या अलग अलग नाम से जो कानून है दूसरे देशों में, वहां से ये सब चीजें पता चली है। तो ये इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरी है। अब हम देखेंगे स्टेप्स कि पत्रकार किस तरह से स्टोरी बना सकते हैं। तो हम इसको स्टेप वाइज एग्जामिन करते हैं। फ्रॉम आरटीआई रिस्पॉन्स टू पब्लिश स्टोरी, पहला होता है स्टोरी हाइपोथेसिस बनाना। तो पत्रकार सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द रॉन्ग डूइंग यू सस्पेक्ट, क्या क्या गलत हुआ है ये पता लगाना है। दूसरा, मैप विच पब्लिक अथॉरिटी होल्ड एविडेंस, सबूत कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तीसरा, लिस्ट 10 to 15 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स और डाटा सेट्स दैट वुड कंफर्म और डिनाई योर हाइपोथेसिस। अब आपको जिस बात पे शक है तो कौन से डॉक्यूमेंट मिलेगी जिससे आप साबित कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के नाम आपको लिखना है या आइडेंटिफाई करने हैं। बाय लाइक्लीहुड ऑफ डिस्क्लोजर कि क्या ऐसी मिल सकता है क्या सूचना, और इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है पब्लिक पे, ये चीजें बाहर आ जाए। दूसरा जो स्टेप है कि स्ट्रेटेजिक फाइलिंग, क्योंकि टाइम कम होता है, न्यूज वैल्यू और रिसेंसी ये भी सब देखना पड़ता है पत्रकारों को। तो फाइल आरटीआई साइमल्टेनियसली विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो एक साथ कई जगह पर भेज सकते हैं, क्योंकि एक जगह से भी मिल गई तो अपना काम हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल डिपार्टमेंट में एक साथ फाइल कर सकते हैं। कोरोबोरेशन भी हो सकता है कि एक जगह से जो मिला वो दूसरी जगह से भी साबित होता है, ये भी हो सकता है। फाइल एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स फॉर नेशनल स्टोरीज, नेशनल स्टोरी बनाना है तो उसको नेशनल और स्टेट लेवल पे किया जाए। यूज मल्टीपल एप्लीकेट्स टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक से ज्यादा एप्लीकेशन एप्लीकेट्स यूज किए जाए। तो ये हो सकता है कि अलग अलग पत्रकार या पत्रकार भी किसी दूसरे आरटीआई एप्लीकेट के कॉन्टेक्ट में रह के किसी के भी मार्फत करवा सकते हैं। फाइल है सीड आरटीआई टू आइडेंटिफाई विच ऑफिसर अप्रूव व्हाट, तो कौन से ऑफिसर ने क्या अप्रूव किया ये भी इसमें पता लगाया जा सकता है। इस तरह की आरटीआई बनाई जा सकती है। तीसरा जो है कि एनालिसिस, अब जो रिस्पॉन्स है उसका एनालिसिस करना, ये तीसरी स्टेप है। तो क्रॉस रेफरेंस आरटीआई रिस्पॉन्सेस विद बजट डॉक्यूमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स जो ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल है, उससे देखो कि ये मैच होता है कि नहीं होता है। लुक फॉर कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन व्हाट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, अलग अलग डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो ये पता लगाया जा सकता है। जैसे बजट है, फंड यूटिलाइजेशन है, तो बजट का अलग डॉक्यूमेंट हो सकता है, फंड यूटिलाइजेशन का अलग डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो है इसको कंपैरिजन या कोलेजन किया जाता है, कोलेट किया जाता है इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग सोर्सेस से मिलता है, इसका कंपैरिजन। मैप मनी फ्लोज यूजिंग एक्सपेंडिचर डेटा, तो एक्सपेंडिचर का जो डेटा होता है ये देखना है कि सेंट्रल से स्टेट पे कितना आया, स्टेट से लोकल अथॉरिटीज को कितना गया, तो ये सब मैपिंग किया जा सकता है। यूज आरटीआई टू वेरीफाई और डिसप्रूव ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड, अब इसे वेरीफाई किया जा सकता है या जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसको गलत साबित किया जा सकता है डेटा के आधार पर। तो ये तीसरा स्टेज है। चौथा फेज है वेरिफिकेशन, तो सीधे राइट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑल नेम्ड ऑफिशियल्स, कि जहाँ जहाँ पे ऑफिसर है, पीआईओ वगैरह, तो नाम से वो जो आपका जो आपका अधिकार है उसको फोर्स किया जाए। गेट द आरटीआई रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेटेड इफ नीडेड, सर्टिफाइड कॉपीज ऑलवेज ऑलरेडी कैरी वेट, तो सर्टिफाइड कॉपी है तो वो ऑथेंटिकेटेड कॉपी होनी चाहिए ताकि कोई लीगल डिस्प्यूट हो तो उसमें काम आ सके। क्रॉस चेक विद इंटरव्यूज, विसल ब्लोअर्स एंड कोर्ट रिकॉर्ड, अब इसको दूसरी चीजों के साथ कि जहाँ जरूरी हो वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि पत्रकार तो इंटरव्यू भी ले सकते हैं। आरटीआई एक्ट के बाहर जो अपने पावर्स है उनका इस्तेमाल किया जाए। विसल ब्लोअर्स हो सकते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, और कोर्ट रिकॉर्ड से भी वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये क्रॉस चेकिंग करना चौथी स्टेज है। पांचवा है पब्लिकेशन, कि अब स्टोरी बनाकर छापनी है तो लीड विद द डॉक्यूमेंट नॉट द एलिगेशन। डॉक्यूमेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, आरोप लगाना नहीं। तो ये फोकस रहा जाए कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रकाश में आया है। लिंक और एम्बेड द एक्चुअल आरटीआई रिस्पॉन्स वेयर पॉसिबल, तो यदि एक्चुअल आरटीआई रिस्पॉन्स है वो भी लगाना है, लिंक करना है तो वो कर सकते हैं, या साइट कर सकते हैं कि ये पत्रोत्तर मिला है। साइट सेक्शन एंड क्लॉज ऑफ लॉ अंडर विच इंफॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड,
तो इसमें सेक्शन और क्लॉज भी लिख सकते हैं कि जिसके अंतर्गत वो सूचना प्राप्त हुई है। आर्काइव ऑल ओरिजिनल आरटीआईस एंड रिस्पॉन्सेस सिक्योरली। फिर जो सूचना है आरटीआई एप्लीकेशन और रिस्पॉन्सेस को सिक्योर रखा जाए, ये अगली स्टेज है। अब इसमें एडवांस इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक को यूज किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि पहला जो है कि आरटीआई चेन, ये पहला टेक्निक है कि फाइल सीक्वेंशियल आरटीआई वेयर ईच रिस्पॉन्स रिवील्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब पहले एक सूचना लिया, फिर उसके बाद वो सूचना मिली, उसके बाद दूसरे अंदर से फिर दूसरी सूचना। तो ये अपील और कंप्लेंट के चक्कर में पड़ने से ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि एक के बाद एक एप्लीकेशन लगाई जाए और सूचना में से सूचना निकाली जाए। स्टार्ट ब्रॉड, ड्रिल डाउन बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेस। अब रिस्पॉन्स के आधार पर पता चलता है कि और कोई डॉक्यूमेंट है तो फ्रेश आरटीआई लगाई जाए। तो इसमें अपील जितना टाइम भी नहीं लगता और इससे सूचना जल्दी निकल जाती है। तो आरटीआई चेन लगाई जाए, मल्टीपल आरटीआई एप्लीकेशंस एक के बाद एक लगाई जाए। A simple document reference number found in one reply can be the basis of your next more targeted filing. अब वहां पर कोई और डॉक्यूमेंट रेफरेंस, कोई और डॉक्यूमेंट की डेट आए तो वो डॉक्यूमेंट भी मांग लो। इस तरीके से अलग अलग फ्रेश आरटीआई लगाई जाए तो इसमें अपील का जो भी टाइम लगता है वो सब नहीं लगता, बहुत सारी सूचना मिल जाती है और इसका कोई बुरा भी नहीं मानता है एप्लीकेशन का। कंप्लेंट या अपील हो तो फिर वो अपने डिफेंस में ऐड करते हैं, केवल सूचना मांगना है तो चाहे जितनी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, फाइल नोटिंग रिक्वेस्ट। सो आज स्पेसिफिकली फॉर फाइल नोटिंग ऑन फाइल नंबर 1, these are the internal comments, approvals, and dissents that bureaucrats record. They reveal who knew what and when. The gold standard of accountability reporting. अब अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदार कौन है, तो ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज कौन से ऑफिसर के नॉलेज में थी या नहीं थी। तो ये फाइल नोटिंग से पता चल जाता है। तो ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये दूसरी टेक्निक है। तीसरी टेक्निक है ट्रैंगुलेशन फाइलिंग। ट्रैंगुलेशन फाइलिंग क्या होता है? तो फाइल आइडेंटिकल क्वेरीज 3-4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग 3-4 डिपार्टमेंट को एक साथ लगा दिया जाए। If a contractor received payments from these ministries, 3 ministries for the same work, each ministry's RTI responsibility reveal only part of the picture. Together they expose the full fraud. अब इससे क्या होता है कि पूरा फ्रॉड पता चल जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपनी अपनी सूचना रखते हैं, उसको ये नहीं पता है कि आपने दूसरे डिपार्टमेंट में क्या लगाया है, वहां से उनको क्या सूचना मिल रही है। तो लेकिन जो लगा रहा है उसको सब जगह से सूचना मिल जाती है। तो इस तरह से उसका कंपैरिजन करके बड़े बड़े फ्रॉड पकड़े जा सकते हैं। तो होता है बजट वर्सेस एक्सपेंडिचर कंपैरिजन, कितनी ग्रांट्स मिली, कितना यूटिलाइजेशन हुआ। So, when RTI is requesting both the budget allocated and actual funds utilized for every subhead of the scheme, the gap between allocation and utilization or suspicious 100% utilization in the last week of March is a classic story. तो ये एक अपने आप में स्टोरी बन जाती है, जैसे कि फंड जनरली मार्च में यूटिलाइज किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में। पांचवा टेक्निक है मास आरटीआई मैपिंग। So coordinate with journalists and activists across all 28 states to file identical RTIs about a national welfare scheme. कि अलग अलग स्टेट में एक तरह की आरटीआई लगाई जाए सब जगह पर। द कंपैरेटिव डाटा रिवील्स which states are performing, which are covering up, and where the worst abuse is concentrated. अब इससे ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट्स है वो काम कर रहे हैं उस योजना में, कौन से स्टेट है जो कवर अप कर रहे हैं, छुपा रहे चीजें, और कौन से स्टेट है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा अब्यूज हो रहा है फंड्स का, ये सब पता चलता है। छठा टेक्निक है ऑडिट ट्रेल माइनिंग। तो फाइल फॉर सीएचई इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिटर होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग ऑडिटर्स करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट साइमल्टेनियसली। तो ये रिपोर्ट है जो आरटीआई में मांगे जा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग दीज 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज रिवील्स डिस्क्रिपेंसीज नो सिंगल डॉक्यूमेंट वुड शो। अब ये 3 अलग अलग तरह के हो कि ऑडिट रिपोर्ट्स हो, ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो ये चीजें मांगी जाए। ये ऑडिटल माइनिंग छठी टेक्निक है। सातवीं टेक्निक है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन स्क्रूटिनी। अब जहां जहां पर नियुक्तियां हुई है तो वहां रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, सिलेक्शन कमेटी मिनट्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर की पब्लिक ऑफिशियल्स, दिस इज हाउ घोस्ट ऑफिसर्स, अंडर क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स एंड नेपोटिज्म आर मोस्ट इफेक्टिवली एक्सपोज। तो ये सब चीजें पता चल सकती है अपॉइंटमेंट्स के मामले में। आठवां, द नेगेटिव स्पेस स्टोरी। समटाइम्स द स्टोरी इज इन व्हाट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, while RTIs about mandatory disclosures under Section 4 and report on the systematic failure to comply. तो जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि सेक्शन 4 का वायोलेशन हो रहा है या जो सूचना देनी चाहिए या जो मैंडेटरी है वो भी नहीं दी जा रही, तो वो अपने आप में एक स्टोरी बन जाती है जर्नलिस्ट के लिए। तो ये निगेटिव स्पेस स्टोरी का टेक्निक है। अब क्या क्या मिस्टेक्स या गलतियां पत्रकार करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो हम देखेंगे। पहला जो है फाइलिंग विद द रॉन्ग अथॉरिटी। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए
जहाँ सही अथॉरिटी आइडेंटिफाई करके जहाँ रिकॉर्ड धारित है वहीं पे लगाई जाए। तो रिसर्च द jurisdiction केयरफुली, यूज द आरटीआई पोर्टल पब्लिक अथॉरिटी डायरेक्टरी। जनरली ये सब इंटरनेट पे फ्री है, डाउनलोड करके देख सकते हैं। सैकड़ों हजारों ऑफिसर्स के नाम, पते, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल जाता है। कौन से साल के हैं, कौन से ईयर के, ये सब देखना जरूरी है। इवन इफ यू फाइल विद द रॉन्ग बॉडी, दे मस्ट ट्रांसफर इट अंडर सेक्शन 6(3). तो इसमें अपने तरफ से प्रिकॉशन लेनी चाहिए, अदरवाइज 6 दिन में ट्रांसफर में फिर टाइम लग जाता है। वेग और ओवरली ब्रॉड क्वेश्चंस, तो इसमें ऑल, समस्त, इस तरह के वर्ड यूज ना किया जाए। So be hyper specific. Replace all information about the project with the signed contract dated so and so between Ministry of X and ABC Private Limited along with all amendments. इस तरह का स्पेसिफिक उसको इंफॉर्मेशन मांगेगा, समस्त अभिलेख की जगह। तीसरा, मिसिंग द 30 डे अपील डेडलाइन। अब इसमें ये अपील जो है उसमें ये ध्यान रखना है कि विद इन लिमिटेशन पीरियड होनी चाहिए। तो सेट कैलेंडर रिमाइंडर्स फॉर डे 25 टू रिव्यू एनी नॉन रिस्पॉन्स, फाइल द फर्स्ट अपील बिफोर डे 30। अब ये देखना है कि उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ है तो फिर अपील बनाकर रखी जाए, और 30 दिन जब हो जाते हैं तो फिर फर्स्ट अपील फाइल कर दी जाए। और जो अपील फाइल करने के 30 दिन है आपके पास, वो फिर आपको मिस नहीं करने हैं। तो बिफोर डे 30 मतलब जब आपसे आपका अपील का अधिकार शुरू हुआ, उस अधिकार शुरू होने के बाद 30 दिन के पहले आपको फाइल करना है विद इन लिमिटेशन पीरियड। ये ध्यान रखना है कि लिमिटेशन पीरियड किसी भी हालत में मिस ना हो। नॉट कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स। सो maintain a dedicated RTI folder, original application, postal receipt, CPIO response, all appeal findings, all replies. These records may be needed in court. तो हर एक केस की अलग अलग केस फाइल बनाई जाए, जिसमें एप्लीकेशन, उसके बाद क्या उसका रिप्लाई मिला, पोस्टल रिसिप्ट, पेमेंट का प्रूफ, सीपीआईओ का रिस्पॉन्स, उसकी फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, और जो भी रिप्लाई या सुनवाई के रिकॉर्ड से वो सब इसमें एक एक फाइल में हो। इस तरह से सेपरेट फाइल्स मेंटेन किया जाए। डिस्क्लोजिंग जर्नलिस्टिक आइडेंटिटी, कहीं भी अपनी आइडेंटिटी बताने की कोई जरूरत नहीं, इसका लीगली कोई फायदा नहीं है। सो नेवर मेंशन यू आर ए जर्नलिस्ट, यू आर लीगली ए सिटीजन। तो जो लीगल राइट है अपना एज ए सिटीजन, वही एक्सरसाइज किया जाए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप एडवोकेट है, पत्रकार है, क्या है, क्योंकि कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा फिर अवॉइड करते हैं। डिस्क्लोजिंग योर प्रोफेशन कैन इनवाइट पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिनायल्स विद नो लीगल बेसिस। तो इसमें कानून के बदले फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिप्लाई या डिनायल आते हैं, और अननेसेसरी उसमें परेशान हो सकती है। इसलिए ये आइडेंटिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्टिंग रॉन्गफुल डिनायल साइलेंटली। अब जहाँ रॉन्गफुल डिनायल है तो उसमें फिर अपील से उसको फॉलो करना चाहिए। सो चैलेंज एवरी अनजस्टिफाइड डिनायल। द फर्स्ट अपील इज फ्री, द सेकंड अपील टू द सीआईसी इज ऑल्सो फ्री। स्टेट गवर्नमेंट में फीस अलग अलग हो सकती है अपील की। द सीपीआईओ कैन बी पर्सनली पिनलाइज, तो इसमें अर्थदंड हो सकता है पीआईओ को। ट्रस्टिंग वर्बल रिस्पॉन्सेस, तो ये एक और गलती है कि ओरली उसने बोल दिया, हमने उसको मान लिया। सो ऑलवेज इंस्टेड ऑन रिटर्न रिस्पॉन्सेज, ये देखना चाहिए कि लिखित में कहीं पर भी कोई लैप्स ना हो। वर्बल अश्योरेंसेस हैव जीरो लीगल स्टैंडिंग एंड कैन नॉट बी साइटेड इन योर स्टोरी। तो वर्बल अश्योरेंस को स्टोरी में भी हम अखबारों में छाप नहीं सकते। आठवां जो गलती होती है जो पत्रकार जनरली करते हैं, पब्लिशिंग विदाउट वेरिफिकेशन। सो फिक्स एन आरटीआई रिस्पॉन्स इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट द फाइनल वर्ड। सो वेरीफाई फिगर्स अबाउट अगेंस्ट अदर सोर्सेस। अब उसको वेरीफाई किया जाए दूसरे सोर्स में, सिर्फ ऑफिशियल रिस्पॉन्स। अब फिर आरटीआई के बाहर भी जो अपने पावर है इंटरव्यू वगैरह लेने के, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ ऑफिशियल रिस्पॉन्स, एंड गेट एडिटोरियल और लीगल साइन ऑफ। तो उसमें एडिटोरियल और जो अपने संपादक है उनसे परमिशन ली जाए छापने के पहले, और जो लीगल सेल है उसका भी साइन हो जाए, उनका ओपिनियन आ जाए, उसके बाद फिर वो स्टोरी पब्लिश किया जाए। तो ये पत्रकार ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये 8 गलतियां अवॉइड की जा सकती है। नौवा जो है, इग्नोरिंग पार्शियल रिस्पॉन्सेज। इन योर फर्स्ट अपील, itemize point by point what was asked versus what was provided. A partial response is still an incomplete response. तो कुछ सूचना मिल गई, कुछ सूचना नहीं मिली, ये भी अपने आप में एक स्टोरी बन सकती है। ओवरलुकिंग सेक्शन 4 फिक्स, सेक्शन 4 में क्या क्या मिल सकता है ये देखना कि बिफोर फाइलिंग एनी आरटीआई स्पेंड 30 मिनट्स ऑडिटिंग द पब्लिक अथॉरिटी सेक्शन 4 डिस्क्लोजर्स। तो ये जनरली बड़े बड़े मैनुअल्स होते हैं जो उनकी वेबसाइट पर मिल जाते हैं, ये डाउनलोड करके पढ़ने चाहिए कि क्या उसमें उन्होंने दिया है। उस पर से पता चलेगा कि क्या उन्होंने नहीं दिया है। सो यू मे ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन और यू मे फाइंड अ नॉन कॉम्प्लायंस स्टोरी। तो हो सकता है कि या तो ऑलरेडी आपको सूचना मिल जाएंगी, या फिर यहाँ पर वो खुद अपनी लिखी हुई बात को नहीं मान रहे, ये पता चल सकता है। अब इसमें गवर्नमेंट स्टोन वॉलिंग
कैसे हैंडल करना है, ये आपको देखना है कि सरकार से यदि कोई प्रतिकार होता है या अनजस्टिफाइड डिनायल, तो अलग अलग चीजों का मुकाबला पत्रकार कैसे कर सकते हैं। सो पहला टैक्टिक है अनजस्टिफाइड डिनायल अंडर सेक्शन 8, कि गलत क्लॉज भी आपने इन्वोक कर दिया। सो इन फर्स्ट अपील इन्वोक सेक्शन 8(2), द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेज द हार्म, साइट प्रेसिडेंट्स फ्रॉम सीआईसी ऑर्डर्स अवेलेबल एट cic.gov.in। दूसरा जो होता है कि इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल व्हेन इट क्लियरली एग्जिस्ट, तो जो 2F में मना किया जाता है, तो वहां पर यह देखना है कि क्या ऐसा कोई कानून है कि जिसके तहत जो सूचना उनके पास होना आवश्यक है, जरूरी है। सो फाइल एन आरटीआई आस्किंग फॉर द रजिस्टर ऑफ फाइल्स या और द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हेल्ड and the file destruction register if the file has been destroyed illegally, that itself is a violation and a story। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट ये मांगे जाए कि रजिस्टर ऑफ फाइल्स, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हेल्ड एंड फाइल डिस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो ये अपने आप में वायोलेशन बन सकता है और ये स्टोरी भी बन सकती है न्यूज़पेपर के लिए। तीसरा टैक्टिक है एक्सेसिव फी डिमांड, जो डराने के लिए होता है, यूज्ड टू डिस्करेज। सो रिस्पॉन्सिव चैलेंज अनरीजनेबल फीस इन फर्स्ट अपील, द हेड डज नॉट परमिट आर्बिट्ररी फी डिमांड्स, रिक्वेस्टिंग इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स फर्स्ट, फ्री फॉर फर्स्ट आवर टू नैरो डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। तो इसमें इंस्पेक्शन का अधिकार भी किया जा सकता है, पहले घंटे के लिए फ्री है, उसके बाद नॉमिनल कॉस्ट है, 5 रुपया पर आवर है उत्तराखंड में, जैसे 1 घंटा या 1 घंटे के पार्ट के लिए, दूसरे घंटे ऑनवर्ड्स। ट्रांसफर लूप, दैट इज बीइंग बाउंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब ये जो ट्रांसफर लूप होता है कि जनरली 6 दिन में होता है, तो इसमें कई तरह की चीजें होती है कि लंबी चैन बना लेते हैं या फिर बाउंसिंग करते हैं 6 दिन से कि मेरे पास नहीं तेरे पास है, इस तरह के जो ट्रांसफर करते हैं। सो राइट टू द सीआईसी एसआईसी डायरेक्टली ट्रांसफर कंटिन्यूस बियॉन्ड 5 days, तो 5 दिन के बाद यदि है तो फिर उसमें वो ट्रांसफर अपने आप में इलीगल है, तो सेक्शन 3 का वायोलेशन हो गया। फाइल विद द ओरिजिनल पब्लिक अथॉरिटी, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, तो जो ओरिजिनल पब्लिक अथॉरिटी है उसका जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है वहां पे अपील किया जाए, और दूसरे ने वायोलेशन किया तो वहां भी फर्स्ट अपील का एक अधिकार बनता है, ये भी ध्यान रखें। पांचवा जो टैक्टिक है पर्सनल थ्रेट्स और इंटिमिडेशन, कई बार पत्रकारों को धमकी भी मिलती है। सो एस्केलेट टू यूर एडिटर इमीडिएटली, ऐसी कोई बात है तो आपको अपने संपादक महोदय को बताना है। डॉक्यूमेंट ऑल इंटिमिडेशन अटेम्प्ट्स, कि इसका सबूत या रिकॉर्डिंग रखा जाए। फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत पत्रकार भी कर सकते हैं। And the National Human Rights Commission, RT applicants are legally protected from retaliation। Historical warning, RT activists Sheila Masood, Amit Jethwa and others were murdered following their RTI based exposures। बहुत सारे लगभग 100 के आसपास मर्डर हो चुके हैं भारत में RTI एक्टिविस्ट के। सो थ्रेट असेसमेंट इज अ सीरियस एडिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये संपादक की भी जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को इस तरह की धमकी ना मिले। तो ये पत्रकार थे RTI एक्टिविस्ट जिनका मर्डर हुए। अब इसमें डिजिटल टूल्स और आरटीआई डाटा मैनेजमेंट इलेक्ट्रॉनिकली कैसे किया जा सकता है, ये पार्ट हम देखेंगे। तो डिजिटल टूल्स में फाइलिंग एंड ट्रैकिंग टूल्स है कि पहला RTI online.gov.in, ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल फॉर फाइलिंग एंड ट्रैकिंग। दूसरा है sendrti.com, ये थर्ड पार्टी पोर्टल है, प्राइवेट है, फाइल्स आरटीआई फॉर नॉमिनल फी, तो ये कोई नॉमिनल फी देके ये लोग भी फाइल कर देते हैं। आरटीआई इंडिया ऐप, ये भी है, ट्रैक एप्लीकेशन ऑन मोबाइल, तो ये आरटीआई इंडिया ऐप भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। स्टेट आरटीआई पोर्टल्स है जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका हैव डेडिकेटेड पोर्टल्स, तो इन्होंने सेपरेट अपने आरटीआई के पोर्टल्स बनाए, बाकी जगह पर भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स के साथ वो लिंक्ड है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। रिसर्च एंड रेफरेंस टूल्स, तो cic.gov.in, अब कहाँ कहाँ से रिसर्च किया जा सकता है, तो बहुत सारे जजमेंट यहाँ भी मिल जाते हैं। फुल डेटाबेस ऑफ सीआईसी ऑर्डर सर्चेबल बाय सब्जेक्ट, ईयर एंड पब्लिक अथॉरिटी, तो ये सब मिल जाता है। दूसरा rtiindia.org, ये जो नॉन गवर्नमेंट है इनका जो डोमेन नेम होता है org होता है। तो कम्युनिटी ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, केस डिस्कशंस, एडवाइस, ये सब इस पर मिल जाता है। एनसीपीआरआई है, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सो ncpri.org.in पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। CHRI की भी अच्छी वेबसाइट है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव रिसोर्सेज एंड मॉडल एप्लीकेशन, इसमें आरटीआई पर बहुत सारे आर्टिकल्स और कई रिसोर्सेज वहां से भी मिल जाते हैं CHRI की वेबसाइट पर। डाटा एनालिसिस टूल्स फॉर आरटीआई रिस्पॉन्सेज, अब जो डाटा एनालिसिस करना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स है डिजिटल डेटा के लिए। सो फॉर बजट एंड एक्सपेंडिचर एनालिसिस, तो ये यूज किया जा सकता है। ओपन डिफाइंड टूल है, ये सब एप्स है अवेलेबल कंप्यूटर पे
फॉर क्लीनिंग मेसी टेबुलर डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें ओपन रिफाइन है, इससे भी डेटा क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। टेबुला, बहुत मैसिव डाटा हो, वॉल्यूमिनस डेटा हो, तो उसका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। टेबुला फॉर एक्सट्रैक्टिंग टेबल्स फ्रॉम पीडीएफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सेज। टेबुला से जो पीडीएफ रिस्पॉन्सेज है उस पर से टेबल्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है। QGIS और गूगल माई मैप्स, ये जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पैकेज है QGIS, और मैपिंग स्पेशियल डेटा, स्पेशियल मतलब स्पेस से रिलेटेड। सो जो स्पेस से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट के मैप्स है, लैंड रिकॉर्ड्स है, प्रोजेक्ट साइट्स है, तो ये सब आपको नक्शे मिल सकते हैं। ये जो है इमेज डाटा होता है। पाइथन है, पांडास, फॉर लार्ज स्केल डाटा एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टेट RDI डाटा सेट्स। तो कई ऐसे डाटा सेट्स भी है, तो उसमें फिर पाइथन वगैरह प्रोग्रामिंग जिन पत्रकारों को आता है तो वो फिर पाइथन में सिंपल कमांड से ये डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो है, इसके लिए छोटे या मेंडले, ये ऐप्स है जो पत्रकार यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड साइटिंग RTI रिस्पॉन्सेज, तो ये डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस तरह के जो टूल्स है ये बहुत अच्छे हैं, और इससे वॉल्यूमिनस डेटा को कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नोशन और एयरटेबल, बिल्डिंग एंड RTI इन्वेस्टिगेशन ट्रैकर, तो इसमें जो है आप पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, और सैकड़ों केसेस आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं नोशन या एयरटेबल। PIO, APIO और अपीलीय अधिकारी के पास तो रजिस्टर्स होते हैं जो मैंडेटरी है, और ये अलग अलग स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी ने इस तरह के वो बनाए हैं, उत्तराखंड में भी है। तो इस तरह से रजिस्टर्स होते हैं जिसमें फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसमें वो लोग अपना ट्रैक करते हैं। लेकिन जो अप्लीकेंट है उनके लिए नोशन, एयरटेबल, इस तरह के सॉफ्टवेयर है जो यूज कर सकते हैं। एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज, दैट इज ट्रेसोरिट और प्रोटॉन ड्राइव, सो सिक्योर आर्काइविंग ऑफ सेंसिटिव RTI डॉक्यूमेंट, तो उसका क्लाउड पे बैकअप भी रख सकते हैं ताकि वो डॉक्यूमेंट सेफ रहे, डिस्ट्रक्शन से बचे रहे। तो ये किया जा सकता है। तो ये सब ऑनलाइन टूल्स है डिजिटल मैनेजमेंट के लिए। अब एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीगल क्वेश्चन, तो इसमें हम देखें कि पत्रकारों को क्या क्या इसमें एथिक्स का ध्यान रखना है। कि एक तो उनके जर्नलिस्टिक एथिक्स होते हैं, वो ऑलरेडी उनको बताया जाता है। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो कैसे इसका ध्यान रखना है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पत्रकार, और लीगल क्वेश्चंस क्या क्या हो। पहला ये देखना है कि प्राइवेसी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। सो RTI डज नॉट ओवरराइड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि किसी का प्राइवेसी का वायोलेशन ना हो, अदरवाइज इसमें सिविल क्रिमिनल मामला या ब्रीच ऑफ प्राइवेसी का भी बन सकता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट ए पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑफिशियल कंडक्ट इज पब्लिक, इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इज जनरली नॉट। तो ये डिस्टिंग्विश किया जाए क्लियरली कि उनका ऑफिशियल कंडक्ट क्या है और पब्लिक पर्सनल लाइफ जो है, ये सेपरेशन किया जाए कि वो गॉसिप टाइप की स्टोरी ना हो। ऑलवेज बैलेंस द पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म टू इंडिविजुअल्स। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ध्यान में रखा जाए, और जो पोटेंशियल हार्म टू इंडिविजुअल्स से ज्यादा यदि पब्लिक इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट दिया है कि कोई सूचना देना है कि नहीं देना, तो उसमें हमेशा जो ये देखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट है तो देना है, पर्सनल यदि है, पोटेंशियल हार्म है तो फिर वो नहीं देना है। तो ये इसका वेइंग वेटेज किया जाए। Seek legal counsel before publishing RTI information that could identify private individuals in sensitive context. तो यदि ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेसी वायोलेशन हो सकता है तो फिर उसमें अपने RTI सेल या जो लीगल एडवाइजर है उससे लीगल एडवाइस पत्रकारों को लेना चाहिए, जो सभी अखबारों में जनरली होते ही है। फिर राइट टू ऑफ रिप्लाई, इसमें ये देखना है कि ऑलवेज गिव द पब्लिक अथॉरिटी एंड एनी नेम्ड इंडिविजुअल्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड बिफोर पब्लिकेशन। ये जर्नलिस्टिक एथिक्स के मुताबिक है, लीगली मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जा सकता है। तो उसमें एक उनको सुनवाई का मौका दिया जाए, अदरवाइज फिर बोलते हैं कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया या आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो इस तरह के रिप्लाई आते हैं। तो इसलिए ये देखा जाए कि उनको फोन करके बताया जाए कि ये चीजें, इसमें आपका क्या कहना है। तो ये ऑफिशियल ओपिनियन या इंटरव्यू का जो राइट है, तो वो राइट ऑफ रिप्लाई ले सकते हैं। दिस स्ट्रेंथन्स योर स्टोरी, डेमोन्स्ट्रेट्स फेयरनेस, इसमें आपका रिसर्च पता चलता है, फेयरनेस भी होता है क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के मुताबिक है ये। एंड प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन भी होता है कि भाई दोनों का वर्षन हमने छाप दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस मिस कॉल कर दिया और लिख दिया कि यू आर नॉट अवेलेबल ऑन फोन, अदरवाइज फिर वो डिनाइल करेगा और लिख के लंबा चौड़ा लेटर लिख देगा, बोलेगा इसको भी छापो, तो फिर वो ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि दोनों पार्टी को सुनवाई का मौका मिले। थर्ड पार्टी रिस्क, तो पब्लिशिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट थर्ड पार्टीज ऑब्टेन्ड बाय आरटीआई में कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ प्राइवेसी अंडर सिविल, तो सिविल लाइबिलिटी हो सकती है। ये इसमें ध्यान रखना है। तो वो इन्फॉर्मेशन RTI में दे दी गई कहने से अपने आप में वो नहीं होता है, क्योंकि RTI में डिस्क्लोज किया जाता है। तो डिस्क्लोज करना और पब्लिश करना, इसका जो फर्क है ये हमेशा ध्यान रखा जाए।
देन कंसल्ट मीडिया लॉयर फॉर स्टोरीज इन्वॉल्विंग पर्सनल, मेडिकल, फाइनेंशियल और फैमिली इंफॉर्मेशन। तो जहाँ जरूरत पड़े वहां पे पर्सनल या मेडिकल या फाइनेंशियल या फैमिली इंफॉर्मेशन है तो वहां पे उनकी हेल्प लिया जाए, ये जरूरी है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कि विदेशों के लिए जासूसी करना। सो आरटीआई डज नॉट ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ओएस 1923 नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। नेशनल सिक्योरिटी के मामले है तो फिर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये देश हित में है या नहीं है। तो उसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में विदेशों के लिए जासूसी करना ये भी आ सकता है। पब्लिशिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इवन इफ ऑब्टेन्ड वाया आरटीआई में अट्रैक्ट प्रोसिक्यूशन। सो आरटीआई से मिला है तब भी उसको यदि पब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि आरटीआई में केवल डिस्क्लोज किया जाता है, वेबसाइट पर दे रहा है तो वायोलेशन हो सकता है, तो ये ध्यान रखा जाए। अदरवाइज इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में प्रोसिक्यूशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर पब्लिकेशन, ये जब पब्लिश हो गया तो आर्काइव ऑल आरटीआई डॉक्यूमेंट सिक्योरली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स आफ्टर पब्लिकेशन। कम से कम 5 साल तक के डॉक्यूमेंट जो है सभी सिक्योर रखे जाए। दूसरा, बी प्रिपेयर टू डिफेंड द पब्लिकेशन इन कोर्ट विद आरटीआई रिस्पॉन्स एज प्राइमरी एविडेंस। यदि होता भी है तो कोर्ट में आरटीआई का जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रस्तुत कर सके, ये ध्यान रखा जाना चाहिए। देन शेयर रिस्पॉन्सेज पब्लिकली ऑन योर पब्लिकेशन वेबसाइट टू मैक्सिमाइज द पब्लिक बेनिफिट। तो जो रिस्पॉन्स है उसको पब्लिकली भी अपने प्राइवेट वेबसाइट पर, जो मतलब पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है उस पर किया जा सकता है जनहित में, तो मैक्सिमाइज द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब चीजें किया जा सकता है। अब इसमें जो आरटीआई में जो संशोधन हुए उसकी वजह से क्या क्या चेंज हुए 2019 में, ये हम देखेंगे कि इसमें एक तो एक्ट में सेक्शन 13 और 16 में चेंज किए गए, और फिर अमेंड ये रूल्स भी बनाए गए हैं 2019 में। तो इसमें टेन्यूर जो है वो पहले फिक्स था 5 साल का, अब डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये 3 साल कर दिया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स में बाद में डिटरमाइन किया। सैलरी ऑफ सीआईसी इक्वल टू इलेक्शन कमिश्नर था पहले, अब ये डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये चीफ सेक्रेटरी के बराबर कर दिया गया है। स्टेट आईसी टेन्यूर फिक्स 5 ईयर्स पहले था, अब ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्यूर जो है दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट के जो आयुक्त है इनका सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिटरमाइन कर सकती है वेदर दिस इज अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर और नॉट। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अभी फिलहाल। इंडिपेंडेंस, तो स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट, पहले ये था कि एस्टैब्लिश अंडर स्टैट्यूट, नाउ इट इज वल्नरेबल टू एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस। तो इस तरह से ये 2019 का संशोधन से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं आयुक्तों के लिए। अब जो क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट्स है कि सिविल सोसाइटी एंड अपोजिशन पार्टीज आर्ग्यूड अमेंडमेंट्स अंडरमाइन द सीआईसी इंडिपेंडेंस, कि चुनाव आयुक्त के बराबर एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए था, वो इंडिपेंडेंस उनका कम हुआ है, ये इनका कहना है। आरटीआई प्रैक्टिशनर्स वांट इट वुड मेक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बी होल्डन टू द एग्जीक्यूटिव, कि ये एग्जीक्यूटिव के अंडर में ही उनको काम करना पड़ेगा, इस तरह से उनकी इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ गई है, आरटीआई प्रैक्टिशनर्स का कहना है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कुड बी रिवार्डेड और पनिश थ्रू सैलरी एंड टेन्यूर डिसीजंस, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाते हैं, तो इसमें जो रिवार्ड या पनिशमेंट है कि सैलरी और टेन्यूर का जो डिसीजन है वो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी ऐसा लिखा गया है। तो ये पहले जो स्टैट्यूटरी था उसको जो बदल दिया गया 13 और 16 सेक्शन को, उसकी वजह से ये पनिशमेंट भी हो सकती है। व्हाट हैज नॉट चेंज, द फंडामेंटल राइट टू द आरटीआई एप्लीकेशन ये सेम है अभी भी, टाइमलाइंस फॉर रिस्पांस सेम है, ये 2019 में कोई चेंज नहीं हुआ। राइट टू फर्स्ट एंड सेकंड अपील्स बने हुए हैं, पेनल्टी प्रोविजंस फॉर सीपीआईओ है, सेक्शन 8 टू पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड, तो ये चीजें अभी भी है। तो जर्नलिस्ट इम्प्लीकेशन ये वीकेंड सीआईसी मींस सेकंड अपील्स में फेस लॉन्गर डिलेस, ये सबके लिए प्रॉब्लम हो गई, और हमने देखा भी था एक एनालिसिस में, एक एपिसोड में, कि कौन से राज्य के कौन से सूचना आयोग में कितने साल लगेंगे यदि कोई एप्लीकेशन करता है तो ये हमने देखा था एक स्टडी पर आधारित। तो वीकेंड सीआईसी मीन सेकंड अपील्स में फेस लॉन्गर डिलेस एंड पोटेंशियली मोर गवर्नमेंट फ्रेंडली आउटकम्स। फाइलिंग फर्स्ट अपील्स अब ज्यादातर गवर्नमेंट के फेवर में निर्णय होते हैं सूचना आयोगों द्वारा, ये एक दूसरा ऑब्जर्वेशन है। फाइलिंग फर्स्ट अपील्स मोर स्ट्रेटेजिकली एंड यूजिंग प्री पब्लिकेशन प्रेशर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट अपील जो है इसको स्ट्रेटेजिकली किया जाए और इस फैक्ट को पब्लिश किया जाए, ताकि पता चले कि सरकार कौन सी सूचना छुपा रही है, तो गवर्नमेंट खुद होके ऐसी सूचना को पब्लिश कर देती है या पब्लिक में आगे दे देती है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये प्रेशर फर्स्ट अपील या फर्स्ट अपील पब्लिकेशन का अच्छे से यूज किया जा सकता है पत्रकारों द्वारा। अब इसमें जो रिसोर्सेस इसमें जो मिल सकते हैं, जो रेफरेंसेस माने इस
प्रेजेंटेशन के लिए की है। तो इसमें RTI online.gov.in गवर्नमेंट फाइलिंग को CIS.gov.in है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फुल ऑर्डर्स डाटाबेस। RTI.delhi.gov